नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हाउ कैन वी रीस्टोर द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में पीजे सर ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम अपने सारे सेंटर्स, जो हमारे माइंड के सेंटर्स हैं, उनके इक्विलिब्रियम को कैसे रीस्टोर करें या कैसे स्थापित करें। तो जब हम सेंटर्स की इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम चैप्टर 15 में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और हमने ये देखा है कि कैसे अगर हमारे सेंटर्स का इक्विलिब्रियम ना हो, अगर हमारे सेंटर्स एक साथ मिलजुल के काम ना करें, तो कैसे हम जो भी सोचते हैं या करने की ठानते हैं वो सारी चीज़ों को करने में हम विफल होते हैं। और अगर हमें उन चीज़ों को करना है या फिर उन आदतों को हमें अपने अंदर एक्वायर करना है, तो हमें ज़रूरत है सेंटर्स के एक साथ मिलजुल के काम करने की। जब तक हमारे माइंड के सेंटर्स एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी हैबिट को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कोई भी डिसीजन जो हम लेते हैं उस डिसीजन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर के डिटेल में जाएं, मैं आपको फिर से माइंड के सारे सेंटर्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इस चैप्टर के शुरुआत में माइंड के सारे सेंटर्स के बारे में पीजे सर ने बात की है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि सभी चैप्टर्स में ऑलमोस्ट पीजे सर ने माइंड के सेंटर्स के बारे में बार बार बात की है, ताकि ये जब भी हम इस किताब को पढ़ें हमें ये पूरी तरह से याद हो जाए कि हमारे माइंड के सेंटर्स क्या क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं और कैसे वो इक्विलिब्रियम में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे माइंड में टोटल 7 सेंटर्स हैं, जिसमें कि हमारे माइंड का जो पहला सेंटर है वो 4 भागों में विभाजित है और उन चारों भाग का नाम है आई, ई, एस और एम। आई सेंटर है इंटेलिजेंस के लिए, ई सेंटर है इमोटिविटी के लिए, एस सेंटर है सेक्स या सेंसुसिटी के लिए और एम सेंटर है मोबिलिटी के लिए। दोस्तों, इन चारों सेंटर्स के इंटरप्ले से ही हमारे सारे एक्शंस और थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसके बाद जो सेंटर आता है वो है हमारा इंट्यूशन सेंटर, जो कि सेक्शन 2 में होता है। सेक्शन 2 फिर वापस 2 भागों में विभाजित है, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। सेक्शन 2A सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है और ये हमारे शरीर के उन सारे क्रियाओं को अंजाम देता है जो क्रियाएं हम खुद नहीं करते और जो सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर अपने आप होती हैं। केमिकल रिएक्शंस से लेके माइंड के जो नर्व फाइबर्स हैं, उन सारी चीज़ों का कंट्रोल इस सेक्शन 2A के पास होता है। और दोस्तों, सेक्शन 2A का कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है, एक एवरेज इंसान के पास नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। और फिर सेक्शन 2 का दूसरा भाग है सेक्शन 2B, जहां हम अगर उस सेक्शन 2B को हम फॉर्म कर पाते हैं अपने माइंड में, या वो हमारे माइंड में वो सेक्शन अगर खुलता है, तो हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि सेक्शन 2A और सेक्शन 2B के बीच में है नो मैन्स लैंड। और जब हम ये नो मैन्स लैंड को क्रॉस कर लेते हैं तभी हम पहुंचते हैं सेक्शन 2B में, जो कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज है, जिसे हम प्रत्याहार का भी स्टेज बोल सकते हैं। तो इस इंट्यूशन सेंटर को पीजे सर ने कहा है ये हमारे माइंड का 5th सेंटर है। दोस्तों, इसके बाद जो सेंटर है वो है पैरामेंटल सेंटर,
और ये जो सेंटर है ये मॉलिक्यूलर प्लेन पे काम करता है। ये हमारे माइंड का तीसरा सेंटर है जिसे हम कह सकते हैं। पहले सेक्शन में 4 भाग है, दूसरे सेक्शन में 2 भाग है, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। तीसरे सेक्शन में एक भाग है जो कि फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हमारा सेक्शन 2B फॉर्म नहीं होता तब तक हमारा सेक्शन 3 फॉर्म नहीं होता। और सेक्शन 3 मॉलिक्यूलर प्लेन पे काम करता है हमारे माइंड का। और इसके बाद जो आखिरी सेक्शन है वो है सेक्शन 4, जो कि 7th सेंटर है, जो कि सीनियर मोस्ट सेंटर है हमारे माइंड का, और वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेन पे काम करता है। तो दोस्तों, जब पीजे सर कहते हैं कि हमारा माइंड सेल्यूलर, मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स पे काम करता है, तो वो किस तरीके से करता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पीजे सर ने इस किताब में बताए हैं और मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा जो नॉर्मल ब्रेन है, माइंड है, जिससे हम सोचते हैं, जिसमें हमारे IESM सारे सेंटर्स हैं और जिनके इंटरप्ले से हमारे सारे थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे सारे एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, वो जो माइंड है वो सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। और वो क्या करता है, वो सारे इम्पल्सेस को रिसीव करता है बाहर से, आई साइट के थ्रू, स्मेल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू, फूड के थ्रू, ड्रिंक के थ्रू। तो जो भी हम अपने बॉडी के अंदर खाते हैं, पीते हैं या महसूस करते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीज़ें, उन सारे इम्पल्सेस को डिकोड करने का काम है इन चारों सेंटर्स का, IESM का। और जिस तरीके से ये चारों सेंटर्स सारे इम्पल्सेस को डिकोड करते हैं, उसी तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में प्रोड्यूस होते हैं और उसी तरीके से हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान एक ही इम्पल्स को अलग अलग तरीके से डिकोड कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके कौन से सेंटर की इंटेंसिटी कैसी है। तो इस तरीके से हमारा ये सेल्यूलर लेवल पे हमारा ब्रेन या माइंड काम करता है। हमारा जो पैरामेंटल सेंटर है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल आखिर है क्या? जब किसी व्यक्ति का पैरामेंटल सेंटर खुल जाता है और जब वो व्यक्ति मॉलिक्यूलर लेवल पे अपने माइंड को यूज़ कर सकता है, तो उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए कोई एवरेज व्यक्ति है जिसके अंदर सेल्यूलर लेवल पे जिसका माइंड काम करता है, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, सपोज़ किसी पहाड़ को वो अगर देखता है, तो वो उस पहाड़ के सामने, उसके नज़र के सामने जो भी दिख रहा है वो पूरा उसे दिखता है और वो उस हिस्से को परसीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका माइंड अगर काम कर रहा है, तो वो उस पहाड़ के चारों तरफ देख सकता है, हर डिमेंशन में देख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी व्यक्ति का माइंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे काम करता है, तो वो व्यक्ति न केवल उस पहाड़ के चारों तरफ देख सकता है, बल्कि वो उस पहाड़ के अंदर क्या है वो भी देख सकता है। इसका मतलब ये है कि वो उस पहाड़ के इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे उसको परसीव कर सकता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स को वो देख सकता है, उसके अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं वो भी देख सकता है। तो ये सोच के बड़ा ही अमेजिंग लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, अगर जब तक हम अपने माइंड पे काम ना करें, जब तक हम उस स्टेज पे ना पहुँचे, जब तक हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस ना करें, ये हमारे लिए जानना पॉसिबल भी नहीं है। जो ऋषि मुनि होते हैं जिनका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 खुल चुका होता है, वे लोग इस लेवल पे काम कर सकते हैं। पीजे सर और एक एग्जाम्पल देके कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेल्यूलर लेवल पे जिसका माइंड काम करता है, वो अगर किसी किताब को पढ़े तो वो उसी पेज को पढ़ पाएगा जो पेज खुला हुआ है किताब में, और अगर वो भाषा उसे मालूम है तभी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, तो वो उस किताब में
सारे पेजेस को देख पाएगा बिना खोले, लेकिन वो तभी उसे पढ़ पाएगा जब वो भाषा उसे मालूम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जिसका माइंड काम करता है, तो वो उस किताब के सारे पेजेस को बिना खोले ही परसीव कर सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो भाषा लिखी गई है वो उसे पता हो। फिर भी वो ये समझ पाएगा कि उस किताब में क्या लिखा गया है। तो ये फ़र्क है इन तीनों स्टेट्स में। दोस्तों, पीजे सहर कहते हैं कि अगर हमें अपने माइंड के सेंटर्स के इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करना है, तो हमें ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है। हमारे जो सेंटर्स है, जिसमें सबसे सीनियर मोस्ट है आई सेंटर, लेकिन तब भी जब आई सेंटर किसी कमांड को इशू करता है, तो आखिर वो कमांड एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? आखिर वो कमांड एग्जीक्यूट करने में हम फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसा तभी होता है जब ई और एस सेंटर आई सेंटर से अग्री नहीं करते, और फिर हमारे सेंटर्स के बीच में एक फ्रिक्शन होता है, उनके इंटेंसिटीज़ के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो सेंटर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है एस और ई सेंटर की। इसलिए जब भी आई सेंटर कोई कमांड इशू करता है, और हालांकि आई सेंटर सबसे सीनियर है, और अगर एस और ई सेंटर उस कमांड से अग्री नहीं करते, या फिर आई सेंटर ने वो कमांड इशू करने से पहले एस या ई के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया, तो फिर एस और ई सेंटर मिलके उस कमांड को रिवर्स कर देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो सेंटर्स हैं उनका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है प्रॉपरली, और इसी के वजह से हमारी जो प्रोग्रेस है वो हिंडर होती है। हमारा आई सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो तेज़ी से बढ़ नहीं पाती। तो दोस्तों, हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें जब भी कोई आई सेंटर कमांड इशू करे, तो हमें रियलाइज़ करना है कि वो कमांड हमारे ई और एस सेंटर के साथ अलाइंड है या नहीं है। जब मैं कहता हूँ हमारे ई और एस सेंटर के साथ अलाइंड है या नहीं है, इसका मतलब ये है कि आई सेंटर को ई और एस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा उस कमांड को इशू करने से पहले। मतलब जब भी कोई कमांड इशू हो रहा है, हमें ये बैठ के सोचना है, और इस तरीके से सोचना है कि हम उस काम को विजुअलाइज करें। अगर हमें कोई भी रेजोल्यूशन लेना है या कोई हैबिट एक्वायर करना है, तो हमें उस काम को विजुअलाइज करना है, और विजुअलाइज करके ये देखना है कि हमारे ई और एस सेंटर्स इसके साथ फ्रिक्शन तो नहीं कर रहे हैं, इसके साथ डिसएग्री तो नहीं कर रहे हैं। अगर उस विजुअलाइजेशन में ई और एस सेंटर आई सेंटर के कमांड के साथ अलाइंड है, तो फिर उस काम को करने में या उस डिसीजन को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ई और एस सेंटर कुछ और बोल रहे हैं, अगर आपका माइंड बोल रहा है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना है, लेकिन ई और एस सेंटर बोल रहे हैं नहीं, हमें आदत नहीं है सुबह उठने की, और हम तो थोड़ी देर तक सोना चाहेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे, तो आप उस कमांड को इशू नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कोई ऐसा कमांड इशू करना है आई सेंटर के द्वारा जहाँ पे ई और एस सेंटर उस बात को मान पाए। तो अगर पढ़ाई के साथ आपके ई और एस सेंटर अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा काम आप अपने माइंड को बोले, या किसी ऐसे काम को अपने आई सेंटर को करने के लिए बोले जो कि हमारे ई और एस सेंटर के साथ अलाइंड है, और जिससे कि हमें सुबह उठने में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है, अगर आपको कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी पसंद है, तो आप वो कमांड इशू करें अपने आई सेंटर के द्वारा कि कल सुबह उठ के मैं खेलूँगा, या कल सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो उस कमांड के साथ ई और एस सेंटर का अलाइन होना ज़्यादा पॉसिबल है। और जब आप इस थॉट के साथ सोएंगे,
सुबह उठ के मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर आपके सेंटर्स की जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो पाएगी और ये ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ। दोस्तों, सेंटर्स की जो इक्विलिब्रियम है ये बस सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। सेंटर्स की इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए हमें न केवल अपने थॉट्स के साथ काम करना है, हमें अपने फूड हैबिट्स को ठीक करना है, हमें अपने ब्रीदिंग को ठीक करना है, जिसमें कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस पाथ पे चल रहे हैं और सिंसियरली चल रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपसे गलतियां होंगी, और हो सकता है कि अगर किसी को पता है कि आप एक ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो कि एक स्पिरिचुअल पाथ है, तो वे लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हर समय अच्छे तरीके से बिहेव करें, आपके माइंड पे आपका फुल कंट्रोल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं एक अच्छे स्पिरिचुअल पाथ पे चलूँगा और मैं अपने माइंड को समझने की कोशिश करूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से मेरे माइंड के सारे सेंटर्स अलाइन हो जाएंगे और फिर कल से मेरे से कोई गलती नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलती तो होंगी, लेकिन आपने इस चीज़ को इनिशिएट किया, वही बड़ी बात है। आपने डिसाइड किया कि आप इस पाथ पे चलेंगे, वही बड़ी बात है। गलतियां होंगी, गलतियों से सीखना है और उन्हें सुधारना है। उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है जो कहते हैं कि इससे तो नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। अगर आप उन लोगों की बातों पे ध्यान देने लगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे, क्योंकि वो खुद तो उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, और अगर आप चल रहे हैं तो आपको भी डिस्करेज कर देंगे। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। और अगर कभी, वैसे तो गुस्सा बहुत ही कम आता है, लेकिन अगर कभी आ गया और वो कभी दिख गया तो लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आपको कैसे गुस्सा आ सकता है। और मैं मन ही मन ये सुन के हंसता हूँ, और हंसी मुझे इस बात पे नहीं आती कि मुझे गुस्सा आया। हंसी मुझे इस बात पे आती है कि लोग आपको हर पॉइंट पे जज करने के लिए रेडी हैं। कोई नहीं देखता कि वो अपने लाइफ में किस स्टेज पे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा दूसरों के प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट होती है। लेकिन दोस्तों, हमारा काम ये नहीं है। जो कोई भी कुछ बोलता है तो हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है अपने सेंटर्स के इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन करना है उस पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो बिगड़ेगा, बैलेंस तो सेंटर्स का बिगड़ेगा, और ये तब तक बिगड़ेगा जब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस नहीं कर लेते। दोस्तों, ये लड़ाई तब तक आपको लड़नी है जब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, और जब तक आपके सेंटर्स के जो रेशियो है वो 5:2:1 नहीं हो जाते। और जब हमारे सेंटर्स के रेशियो 5:2:1 हो जाते हैं, जब हम डेली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, हम 1 मील अ डे की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, और हम सारी चीज़ें मॉडरेशन में करते हैं, जिसे कि पीजे सर ने एक डिसइंफेक्शन चेम्बर का नाम दिया है। तो जब हम उन सारी प्रैक्टिसेस को करते हैं तो हमारे माइंड के जो सेंटर्स है वो धीरे धीरे उनका रेशियो चेंज होने लगता है। जहाँ पे एक एवरेज इंसान के माइंड का जो रेशियो है वो 2:4:8:2 है, वहीं पे अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो आपके माइंड का रेशियो, आपके सेंटर्स का, इंटेंसिटीज़ का रेशियो चेंज ज़रूर होगा। और वो जो चेंज है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप 1 साल, 2 साल या 3 साल पहले जो व्यक्ति थे, आज आप बिल्कुल ही एक अलग व्यक्ति हैं। पहले जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी
या अट्रैक्ट करती थी, आज वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। पहले जो फूड हैबिट्स आपको अट्रैक्ट करते थे, आज वो फूड हैबिट्स आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बदल चुके हैं अंदर से। आप सेल्यूलर और मेंटल दोनों लेवल से बदल चुके हैं। जब आप फूड की प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपके बॉडी के सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, और उन सेल्स के साथ आपके थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, आपका हर चीज़ ट्रांसफॉर्म होता है। आपके जो सेंटर्स है वो धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है दोस्तों, और जितने अवेयरनेस के साथ आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कम या किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, और इस जर्नी में जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पेशेंस, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है और आपको इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना है। और दोस्तों, जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे पहुंचेंगे, बहुत लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। ये तो जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी की आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। आपका माइंड उस चीज़ को परसीव कर पाएगा प्रॉपरली, और आपको ये पता होगा कि आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। और तब जो है, आपके माइंड का सेक्शन 3 जब खुलेगा तो वो एक ऑटोमेटिक पाथ होगा। पीजे सैर कहते हैं कि जब इंसान अपने माइंड के सेक्शन 3 को एक्सेस कर पाता है तो उसका पूरा कंट्रोल उसके सेक्शन 1 पे आ जाता है, और वो जैसे चाहे फिर सेक्शन 1 को कंट्रोल कर सकता है। फिर उसके जो सेंटर्स है वो कभी उस इक्विलिब्रियम को तोड़ते नहीं हैं, वो कभी फिर डिसबैलेंस नहीं होते, क्योंकि वो उस 5:2 के रेशियो में है। और वहाँ से जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है सेक्शन 4 तक, वो एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेस हो जाती है। पीजे सैर ने कहा है, द एंशियंट सेजेस फाउंड बाय लॉन्ग ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन रिदम ऑलवेज एग्जिस्टेड बिटवीन अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्रीदिंग एंड माइंड ऑफ अ मैन. दिस breathing they found was the 3-step rhythmic breathing shown earlier. This breath they called the all-purpose breath, sometimes known as complete yoga breath. If we were to impose this new rhythm on ourselves for 24 hours a day, we would soon be able to reach that critical certain stage. दोस्तों, हमारी जो ब्रीदिंग की टेक्निक है वो पहले तो विकृत हो चुकी है। अगर हम अपना पूरा फोकस 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करने में लगाएं और हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने ब्रेथ पे फोकस करें, चाहे हम दिन भर कोई भी काम कर रहे हों, अगर हम अवेयर हो जाए कि हम ब्रीद कैसे कर रहे हैं, तो हमारी जो ब्रेथ है वो इस यूनिवर्स की रिदम के साथ अलाइन हो जाएगी। और वही रिदम जो है 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से हमें प्राप्त होती है, वही इस नेचर का रिदम है। और जब इस रिदम में हमारी ब्रीदिंग होती है तो हमारे बॉडी के सारे सेल्स, हमारे बॉडी का हर चीज़, हमारे माइंड के सेंटर्स भी उस रिदम में आते हैं। और इस रिदम को कंप्लीट योगा ब्रेथ, इस ब्रेथ के रिदम को कहा गया है। और अगर हम इस रिदम को अपने माइंड और अपने बॉडी और अपने ब्रेथ के ऊपर इम्पोज कर पाते हैं तो हमारे लिए क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।